नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे विभागीय लेखांकन। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में जो विभागीय खाते होते हैं, विभागीय खाते कैसे तैयार किए जाते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, यानी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। विभागीय खाते कहाँ यूज किए जाते हैं, इस संबंध में आपने ना बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। जब कोई भी व्यवसाय होता है या कोई भी संस्था होती है, उस संस्था में कई विभाग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें अपन कि कोई सेलिंग कंपनी है, माल बेचने का काम करती है, तो उसका हेड ऑफिस है, उसका जो मेन ऑफिस है उस कंपनी का जयपुर है, ठीक है। बाकी भरतपुर में भी उसका एक डिपार्टमेंट है, आगरा में भी एक डिपार्टमेंट है, कोटा में भी एक डिपार्टमेंट है। तो किस डिपार्टमेंट ने कितनी सेल की, कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा लाभ कमा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट हानि में है, ठीक है, किसकी इफिशियंसी ज्यादा है। तो इस संबंध में उसका सही लाभ और सही हानि प्रत्येक विभाग का पता करने के लिए, क्योंकि आप ओवरऑल पता करोगे तो पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सा विभाग पीछे चल रहा है, कौन सा आगे चल रहा है। ओवरऑल में तो आपका ओवरऑल में लाभ हो रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि किस विभाग का कंट्रीब्यूशन लाभों में ज्यादा है और किस विभाग का कंट्रीब्यूशन लाभों में कम है। तो वहां पर हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में विभागीय खाते तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? विभागीय खाते। तो विभागीय खातों की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हर विभाग का अलग अलग लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हमको विभागीय खातों की आवश्यकता पड़ी, यानी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जन्म ही विभागीय सभी विभागों का लाभ हानि अलग अलग ज्ञात करने के लिए हुआ, ठीक है। अब विभागीय खाते हैं, उसका जो उद्देश्य है, विभागीय जो खाते हैं उनको बनाने का उद्देश्य क्या था? पहला है लाभ हानि का पता करने के लिए, किसको लाभ हो रहा है, किसको हानि हो रही है। दूसरा है बिक्री, किसका विक्रय ज्यादा है, इसका पता करने के लिए। तीसरा है तुलनात्मक समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा, एक विभाग को दूसरे विभाग के साथ कंपेयर करने के लिए, चाहे से उनकी अर्निंग हो, चाहे उनके एक्सपेंडिचर हो, ये सारी बातें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है उनके खर्चों की जानकारी करना और एक विभाग और दूसरे विभाग के जो कर्मचारी है कि कौन से विभाग के कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे हैं, कौन से विभाग के कर्मचारी अपेक्षा दूसरे विभाग की अपेक्षा कम काम कर रहे हैं, तो किस विभाग के कर्मचारियों को ज्यादा श्रेय दिया जाए, अधिक लाभ होने का, तो उनको पुरस्कार करने के उद्देश्य से भी विभागीय खाते तैयार किए जाते हैं। अब विभागीय खाते तैयार करने की जो मेथड है, विभागीय खाते तैयार करने की जो मेथड है, जो विधियां है, वो दो प्रकार की है, नंबर 1 और नंबर 2। दो विधि है। पहली है इकाई विधि। पहली क्या है? इकाई विधि, यानी यूनिट मेथड। इसको क्या कहेंगे अपन? यूनिट मेथड। ये है यूनिट मेथड। और पहली तो है इकाई विधि और दूसरी है खानेदार विधि। क्या है दूसरी? खानेदार विधि। इसको कहेंगे कॉलमनर मेथड। नाम से पता चल रहा है इकाई विधि और खानेदार विधि। इकाई विधि है वो ज्यादातर उपयोग में नहीं ली जाती, क्योंकि ये अधिक खर्चीली है और इसमें समय का भी अपव्यय ज्यादा होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये हर विभाग के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं इस विधि में। जैसे आपके डिपार्टमेंट में विभाग है A, B,
इस विधि में क्या करेंगे, सभी विभागों के क्रय के खाते, विक्रय के खाते, क्रय, देखो मेथड तो वही है, जो क्रय का परचेज अकाउंट हुआ, सेल्स अकाउंट हुआ, परचेज रिटर्न्स हुआ, सेल्स रिटर्न्स हुआ, और कोई भी अकाउंट्स हो, वो जो अपन पहले बनाते थे उसी प्रकार से बनेंगे जो सामान्य व्यवसाय में बनाए जाते हैं। यहाँ इस विधि में क्या है, इकाई विधि में सभी विभागों के खाते अलग अलग बनेंगे। एक विभाग का अपना परचेज अकाउंट होगा, अपना सेल्स अकाउंट होगा, एक विभाग का लाभ हानि खाता भी अलग होगा, एक विभाग का चिट्ठा भी अलग होगा। तो खर्चीली क्या है, जब सभी विभागों के अलग अलग अकाउंट्स आप तैयार करोगे तो आपको कितनी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, कितनी आदमी लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, और समय भी आपका खराब होगा। इसलिए ये विधि प्रचलन में नहीं है। दूसरी विधि है खानेदार विधि, इसको कहते हैं कॉलमनर मेथड। खानेदार विधि में क्या करेंगे कि एक ही लेवल पर, एक ही जगह, एक ही स्तर पर खाते बनाए जाएंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें सभी विभागों के, जैसे सेल्स अकाउंट बनाया तो सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे, सभी विभागों के कॉलम अलग अलग बना दिए जाएंगे उसी अकाउंट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर जैसे ये जैसे सेल्स बुक है, विक्रय बही है, तो विक्रय बही में क्या करेंगे, इस तरह से विक्रय बही के कॉलम बना देंगे खानेदार विधि में। पहला कॉलम हो जाएगा डायरेक्ट का, दूसरा कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर का, और नंबर 3 कॉलम हो जाएगा इनवॉइस का, और नंबर 4 कॉलम हो जाएगा लेजर फेलो का, और नंबर 5 कॉलम हो जाएगा टोटल का। और इसके आगे जितने विभाग होंगे, ए विभाग, बी विभाग और सी विभाग, समझ रहे हो मेरी बात। एक तारीख को माल खरीदा, पर्टिकुलर में लिख दिया किससे खरीदा, सॉरी सेल से। एक तारीख को माल बेचा, पर्टिकुलर में लिख दिया किसको बेचा, किस इनवॉइस से बेचा, लेजर के खाता बही में। क्योंकि ये तो क्या है, अभी तो जनरल में एंट्री कर रहे हैं, तो जनरल का आपको पता ही, जब व्यापार छोटा हो तो एक ही जनरल में एंट्री कर लेते हैं, और व्यापार बड़ा हो तो जो ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं उन ट्रांजैक्शनों के अलग से अपन बही बना लेते हैं। जैसे सेल्स की, परचेज की, सेल्स रिटर्न की, परचेज रिटर्न की, कैश रिटर्न की, है ना, रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, इस तरह से बना लेते हैं। तो इसमें भी उसी तरह बनेगी खानेदार विधि में भी। लेकिन खानेदार विधि में आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल, यानी हमने यहाँ पर ए विभाग ने 5000 का माल बेचा, बी विभाग ने 2000 का माल बेचा, और सी विभाग ने 1500 रुपए का माल बेचा। ठीक है, 5 है तो 7, और 7 और 1.5, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ 8500। तो मेरी बात आप समझे, खानेदार विधि का मतलब समझिए। अब जब इकाई विधि होती है उसमें क्या होता है, यहाँ कोई खाने नहीं होते, ठीक है ना। यहाँ लिखा जाता सेल्स बुक ऑफ ए डिपार्टमेंट, सेल्स बुक ऑफ, समझिए ना, कोई खाने नहीं होंगे। जो ये टोटल का खाना होगा, ये जो टोटल का खाना होगा, इसको मान लो क्या हम नाम दे देते हैं अपन अमाउंट, ठीक है। ये किसकी अमाउंट होती है, सिर्फ एक ही होती, और दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता। फिर अपने क्या है, सबका अलग अलग बनाना होता है। इसमें क्या है, इस विधि में आपको पूरे विभाग का भी पता चल रहा है, सेल्स का, पर्टिकुलर उस विभाग का भी पता चल रहा है, ए की कितनी होगी, बी की कितनी होगी और सी की कितनी होगी। तो ये आपको मैं जो बता रहा था, विभागीय लेखांकन की जो विधि है उसमें पहली है इकाई विधि और दूसरी है खानेदार विधि। फिर मैं आपको पुनः रिपीट कर देता हूं, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी एडवांस जो अकाउंटिंग है, इसका नाम ही एडवांस क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें कुछ आपको आने वाले समय को देखते हुए अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है, इन फ्यूचर में किस तरह से ये होगी। तो इसमें डिपार्टमेंटल जो अकाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी विभागीय खाते एक ऐसे व्यवसाय से संबंधित है जिसमें अनेक विभाग होते हैं, और जो प्रत्येक विभाग या उसके खंड का लाभ जानना चाहता है, वहां इस विभागीय खाते जो विधि है उसको हम यूज में
लेते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या थे? प्रत्येक विभाग का अलग अलग लाभ हानि ज्ञात करना, प्रत्येक विभाग का खर्चा ज्ञात करना, प्रत्येक विभाग की अलग अलग बिक्री ज्ञात करना, प्रत्येक विभाग के द्वारा किए गए कर्मचारियों का क्या योगदान है, भाई उनको पुरस्कृत भी तो करना है, किस विभाग के कर्मचारी अच्छा वर्क कर रहे हैं उसके संबंध में ज्ञात करना। इस प्रकार के इसके उद्देश्य थे। तो विभागीय खाते हैं उनको तैयार करने की दो विधि है। ठीक है, पहली यूनिट मेथड और दूसरी कॉलमनर मेथड, इकाई विधि और खानेदार विधि। इकाई विधि है वो ज्यादा खर्चीली है, इसलिए इसको उपयोग में नहीं लिया जाता है, और जो दूसरा मेथड है खानेदार विधि, इसको उपयोग में लिया जाता है क्योंकि इसमें एक ही खाते में संबंधित विभाग का भी पता चल जाता है और सभी विभागों से उस संस्था को कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, वो भी पता चल जाता है। बाकी जो एंट्री के कंसेप्ट है वो एज इट इज वैसे ही है जो अपन पहले जो अकाउंटिंग करते हैं जनरली किसी एक संस्था के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना सा है कि सभी विभागों को इस खानेदार विधि में अलग अलग खाने बना देंगे और टोटल का बना देंगे। टोटल में जैसे 50,000 की बिक्री की तो टोटल में 50 आ गया उस संस्था में, ए विभाग का कितना योगदान है, बी का कितना है और सी का कितना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब हम आगे अध्ययन करेंगे, अब इसमें हम अंतिम खाते बनाएंगे, तो विभागीय विधि में जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं उन अंतिम खातों में वही ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, व्यापारिक लाभ हानि खाता पहले बनता था और अब भी बनेगा, और बैलेंस शीट, ये इसके अंतिम खाते होंगे। तो सबसे पहले तो जनरल में एंट्री होगी। ठीक है, सभी विभागों की, अगर आप इकाई में करते हो तो सभी विभागों की अलग अलग जनरल बनेगी, और कॉलमनर करते हो तो सभी विभागों की एक ही जनरल बन जाएगी। फिर उसके बाद में सभी एंट्री की लेजर पोस्टिंग होगी और फिर ट्रेडिंग और पी&एल बनेंगे। अब इसमें क्या है, जो विभागों के जो खर्चे होते हैं उनका बंटवारा किस प्रकार किया जाए, ये बड़ी समस्या हो जाती है। कि मान लो ये तो अपन ने बात कर दी विक्रय कंपनी की, लेकिन कोई भी संस्था किसी वस्तु को बनाती है तो बनाने के विभाग अलग अलग होते हैं। एक संस्था तो उस सांचे तक डालने का काम करेगी, दूसरी संस्था उस सांचे तक डालने का काम करेगी, तीसरी संस्था उस सांचे तक। अपन जूते बनाने वाली कंपनी की बात कर लेते हैं। सामान्य जूते वाली एक कंपनी है, वो तो उस चमड़े की जो भी साफ सफाई करना है, उसको जो भी करना है, तैयार करना है, वहां तक का काम करेगी। दूसरा विभाग उसकी कटिंग करना, उसकी साइज वगैरह, उसके मॉडल वगैरह ये तैयार करने का काम है, और तीसरा विभाग उसके प्रोडक्शन का काम करता है। तो सभी विभागों का अलग अलग काम हो गया। कुछ खर्चे तो क्या होते हैं बच्चों, ध्यान रखो, जो पर्टिकुलर उस विभाग से संबंधित ही होते हैं। ठीक है, उस विभाग ने परचेज किया, उस विभाग ने सेल किया। ठीक है, उस विभाग की बिल्डिंग का किराया, सभी विभागों की बिल्डिंग अलग अलग है। ठीक है, उस विभाग के टेलीफोन का बिल का किराया, सारी चीजें अलग ही है। लेकिन बिजली का बिल सभी विभागों का एक आता है, 1 मीटर है, तो फिर क्या करेंगे, फिर सभी विभागों में उनको किसी अनुपात में बांटना पड़ेगा। भाई बिक्री के अनुपात में बांटना पड़ेगा कि कौन सा विभाग ज्यादा कंज्यूम करता है, जो ज्यादा उत्पादन करता है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, या टेलीफोन एक ही जगह लगा हुआ है आपका, ठीक है, किराया है वो एक ही साथ देते हो आप, एक ही बिल्डिंग है, तो अपन को देखना पड़ेगा कौन से विभाग ने ज्यादा एरिया कवर कर रखा है, कौन से विभाग ने कम एरिया कर रखा है। जिसने ज्यादा एरिया कवर कर रखा है उस पर ज्यादा किराया लगाएंगे, जिसने कम एरिया कवर कर रखा है उसमें कम किराया लगाएंगे। सामान्य ऐसे खर्चे होते हैं जो जिनमें सोचने की जरूरत नहीं है। वेतन है तो ये जिस विभाग के कर्मचारियों का वेतन है तो वेतन तो सेपरेट है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी।